हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का हमारे कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब कुछ पॉइंट्स को हमने देखा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम हियर, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन से। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडस्ट्रियल लोकेशंस से हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी इंडस्ट्री है उसका लोकेशन कहाँ पर होना चाहिए, इस बात को यहाँ पर समझाया गया है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्योंकि ये जितना भी नोट्स मैंने बनाया है ये सारा नोट्स आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। ठीक है, समझ जाइए कि एनसीईआरटी बुक को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है और ये सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो मैं आपको हर पॉइंट से बताऊंगा कि इस पॉइंट से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन से क्या पूछा जा सकता है, तो पूछा जाएगा कि किसी इंडस्ट्री का लोकेशन को किस प्रकार खोजा जाता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे इंडस्ट्री को सेट करना है, सो व्हाट आर द थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होंगी तब मैं वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पॉइंट वाइज इसको आंसर करना है। सबसे पहले बात है कि लोकेटिंग अ प्लेस फॉर इंडस्ट्री इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ये बात सही है, ये थोड़ा कठिन काम है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, आइए हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं। बिकॉज दीज आर, सेकेंड पॉइंट, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रॉ मटेरियल है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मुझे सपोज कि शुगर का इंडस्ट्री बनाना, चीनी का कारखाना सेट करना है वहाँ पर, तो रॉ मटेरियल क्या होगा उसके लिए, शुगर केन होगा, गन्ना होगा। तो मैं देखूंगा ना कि आसपास में वहाँ पर जो खेत हैं वो गन्ने के खेत वहाँ से कितने दूर पर हैं, मतलब अवेलेबिलिटी जो रॉ मटेरियल का है वहाँ से नियरेस्ट होना चाहिए। कम से कम दाम खर्चा करके ट्रांसपोर्टेशन करके मुझे शुगर केन मिल जाए, तब मैं वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबरर्स जो होते हैं जो वहाँ पर आके खटते हैं, काम करते हैं, वो चाहिए। कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए हमें। पावर एंड मार्केट, पावर, जैसे पावर में यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की कितनी अवेलेबिलिटी है, क्या कंडीशन है यहाँ पे, बिजली का क्या है काम। मार्केट यहाँ से कितने दूर है, मार्केट में आपको बैंकिंग वगैरह ये सब का काम पड़ सकता है ना, तो मार्केट में हम लोग सेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ देखना पड़ता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स टास्क। अब आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब मैंने क्यों बताया कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड एट वन प्लेस। एक प्लेस पे इतना सब कुछ मिल जाए तो सही बात है कि थोड़ा डिफिकल्ट है खोजना। अगला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला, द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। हर चीज को अगर हम लोग कॉमन सेंस में लेना कि इन सब चीजों में हम लोग को कॉमन क्या दिखता है, वो है लीस्ट कॉस्ट। मतलब रॉ मटेरियल भी लीस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल हो, लेबरर्स जो आए वो भी चीप कॉस्ट पे हो जाए, पावर, मार्केट, ये सब कुछ हम लोग ट्रांसपोर्ट करें तो कम से कम खर्चा हो। क्योंकि आप जितना सेविंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना सेविंग होगा उतना प्रॉफिट होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो सेविंग्स करने के लिए आपको हर चीज़ सस्ता दाम में अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो जितना सस्ता जगह पे आप, मान लीजिए कि एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पर हर चीज़ चीप कॉस्ट में, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट में मिलने लगा, तो ये हमारा प्लेस कहला जाएगा बेस्ट प्लेस टू स्टैब्लिश अ इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, कई जगह पे हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कॉटन टेक्सटाइल के लिए कोई छूट मिलती है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कहीं पर मान लीजिए शुगर केन के लिए छूट मिलती है, कहीं पर जूट के लिए छूट मिलती है। तो ये सारे पॉलिसीज सरकार के द्वारा जो लगाई जाती हैं, तो मान लीजिए आपको एक प्लेस है बिहार में, एक प्लेस है झारखंड में, तो दोनों जगह आपको लीस्ट कॉस्ट में अवेलेबल है, लेकिन आपको पता चला कि झारखंड वाला जो जगह है वहाँ पर सरकार भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, तो हम लोग बिल्कुल इसी को चुनेंगे। दोनों में से अगर चुनना हुआ तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी काफ़ी योगदान होता है किसी इंडस्ट्री को लोकेट करने में। आखिरी पॉइंट को देख लिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट द लोअर कॉस्ट। तो फाइनली अगर टू कंक्लूड, अगर हम लोग कंक्लूजन लिखना हो तो यही लिखेंगे
कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वहीं पर लोकेट करना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री को वहीं पर सेटअप करना चाहिए जहां पर सारे फैक्टर्स, यही सब फैक्टर्स, ठीक है, सारे फैक्टर्स इंडस्ट्री के या तो अच्छे से अवेलेबल हो या तो कम कॉस्ट पर अरेंज किया जा सके। अवेलेबल मतलब मान लो कि इसी प्लेस पर सब कुछ मिल जाए हमें, और दूसरा कि इससे थोड़े थोड़े दूर पे हम लोग को सब कुछ मिले जो कि कम पैसा में हमारे तक ट्रांसपोर्टेशन से पहुंच जाए। तो या तो अवेलेबल हो या तो ट्रांसपोर्टेशन से पहुंच जाए, तभी हम लोग उसको एक परफेक्ट लोकेशन मानेंगे इंडस्ट्री का। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस आंसर को चाहे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, अपने लैंग्वेज में सबको आंसर लिखना है। आप लोग पॉइंट्स को भले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आप लोग रीड कर सकते हो 2-3 बार, लेकिन मेरा ये सलाह रहेगा कि इन्हीं पॉइंट्स को आप अपने लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। अगर आपको डर लगता है कि सर लिखते हैं थोड़ा गलती हो जाता है, उसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन खोल रखा है, आप सीधे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए, ठीक है, जो आपने कॉपी में लिखा है उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए फटाफट, उसे मैं चेक करूंगा और कमेंट में ही रिप्लाई में जो आएगा मेरा आंसर, उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। ये क्या है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, यही आ जाएगा स्टेटमेंट और इसको लिख देगा साइड में एक्सप्लेन, तो आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्री का दौर, इंडस्ट्री को ढेर सारा अलग अलग जगह पर सेटअप किया जा रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बन मतलब शहर, तो शहरीकरण मतलब अच्छी रोड हो, अच्छा मार्केट हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, ये अर्बनाइजेशन का एक खासियत है। तो कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, मतलब हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है कि दोनों अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मैंने बताया। हैंड इन हैंड जैसे कि दो दोस्त हाथ में हाथ डालकर बढ़ते हैं, एक बढ़ता है तो उसके साथ वो भी बढ़ता है, हैंड इन हैंड, ठीक है। तो दोनों एक साथ बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। पूछ देगा कि इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर कहीं पर कोई बड़ा सा इंडस्ट्री सेट होता है, ठीक है, कोई बड़ा सा इंडस्ट्री सेट होता है, तो वहाँ के आसपास जो लोग हैं वो लोग वहाँ पे रहने लगेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री में दिन भर काम करते हैं, अगल बगल में घर लेके रहेंगे, तो वहाँ घर लेके रहेंगे तो आबादी बढ़ेगा, वहाँ आबादी बढ़ेगा तो वहाँ पे मार्केट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट बनाना पड़ेगा तो वहाँ पर बैंक लगाना पड़ेगा, बैंक से लोग पैसे लेंगे देंगे, ठीक है। बैंक लगाना पड़ेगा, उनको इंजॉय करना है तो वहाँ पर मान लीजिए शॉपिंग मॉल बन गया, ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए थिएटर बन गया, तो ये बच्चों को अपना पढ़ाने के लिए स्कूल बन गया। तो नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा अर्बनाइजेशन हो गया। और अर्बनाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, इस इंडस्ट्री से। आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, तो आप पैसा तब ना खर्च कीजिएगा, पैसा ही नहीं तो कहाँ खर्च कीजिएगा। ये बात को अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, देन योर आंसर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। फिर भी मैं पॉइंट्स को बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलो। कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो अर्बनाइजेशन धीरे धीरे फॉलो हो जाता है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ये जो मार्केट आया, स्कूल आया, हॉस्पिटल आया, ये अर्बनाइजेशन उसको फॉलो करता है, इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के बाद ही ना आता है। सेकेंड पॉइंट, cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultations, financial advice, etc. to industry। और ये सब चीज़ें रहेंगी शहर में। मान लीजिए यहाँ इंडस्ट्री है और आसपास चारों तरफ एक अच्छा खासा शहर है जहाँ पर आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल, आपको लेबर भी मिल जा रहा है फैक्ट्री के लिए, आपको पैसा भी, कैपिटल आप बैंक से जाके ला के वहाँ इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी घोड़ा, ये सब यहीं से मिल जा रहा था, आपको फैक्ट्री में भी तो हेल्प हो रहा है। हैंड इन हैंड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते अर्बनाइजेशन आ रहा है, ये भी आपको देखना है कि अर्बनाइजेशन के आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन को उल्टा असर भी पड़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हैंड इन हैंड। तो अर्बनाइजेशन से भी इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको अर्बनाइजेशन में मिलते हैं, शहर में मिलते हैं, और ये सब फैक्ट्री में ज़रूरत भी पड़ता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है। इसी से एक टर्म निकल कर आता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। समझिए जरा क्या है, बहुत सिंपल है। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी होता क्या है, मैंने आपको बताया ना कि एक जगह पर मुझे फैक्ट्री सेट करना है, तो पहले मैंने कई सारे फैक्टर्स को देखा, लेबर क्या है वहाँ पे, ठीक है, अवेलेबिलिटी पावर है वहाँ पे है कि नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वहाँ पे ठीक है कि नहीं है, वहाँ पे रॉ मटेरियल मुझे ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबको मैंने देख लिया और जज करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे फैक्ट्री को सेटअप करना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ मान लीजिए कि मेरे कंपनी का नाम है टाटा, ठीक है, तो वैसा ही तो बाकी कंपनी वालों का भी सोच होगा, खोजते खोजते देखेंगे कि अरे टाटा वाला यहाँ सेटअप कर दिया,
तो हम लोग को भी यहाँ सेटअप करते हैं। मान लीजिए रिलायंस आ गया, मान लीजिए रिलायंस के साथ साथ अब वहाँ पे कोई दूसरा कंपनी आ गया, ठीक है, वहाँ पे उसको देखा देखी फिर पांचवा कंपनी भी आ गया। इस तरह आप देखेंगे कि जो एक इंडस्ट्रियल पूरा सेक्टर बन जाएगा, मतलब इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, लाइन से अलग अलग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जब फैक्टर अवेलेबल मुझे हो रहा है तो इनको भी अवेलेबल होगा फैक्टर, तो इनका थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनी वाले एक ही प्लेस में आसपास में थोड़े थोड़े दूर में इंडस्ट्री की झड़ी लगा देते हैं, मतलब लाइन से इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री आपको दिखने लगता है। उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एग्लोमेरेशन, मतलब एकजुट करना, ठीक है, सब चीज़ को साथ में, बहुत सारी चीज़ों को साथ में कंबाइंड तौर पे लेकर चलना, उसको कहते हैं एग्लोमेरेशन। तो एग्लोमेरेशन क्या है? इकोनॉमीज की एग्लोमेरेशन है। तो इसको डिफाइन करना होगा। मान लीजिए इसका डिफाइन करने पूछता है तो ऐसे लिखिएगा, व्हेन इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। जब ढेर सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कम टुगेदर, ठीक है, टू मेक यूज द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। वो लोग क्या देख रहा है कि यहाँ पर जो प्लेस है इसके चारों तरफ मार्केट है, चारों तरफ फैक्ट्री है, बैंक है, सब चीज़ फैसिलिटीज़ है, लेबर मिल जा रहे हैं, तो सबका फ़ायदा उठाने के लिए लोग आ जाएंगे और ढेर सारी कंपनीज आ जाएंगी। तो इस तरह से एक इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी को कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ठीक है, समझ में आ गया? जब अर्बनाइजेशन का हेल्प लेकर बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक जगह पे सेटअप कर जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ठीक है, चलिए, ये एक पार्ट चैप्टर का यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यहीं से चैप्टर का मेन पार्ट शुरुआत होता है। हालांकि हमने जो भी शुरू में पढ़ा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उससे भी कई क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक अलग टाइप चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि याद कीजिए, हमने एक चैप्टर पढ़ा था रिसोर्स, ज्योग्राफी में, आपने पहले पढ़ा होगा 8 में, 9 में, 10 में, सब में रिसोर्स चैप्टर बहुत कॉमन है। हम लोग रिसोर्स जब पढ़ते हैं तो रिसोर्स को क्लासीफाई करते हैं ना, अलग अलग क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। याद आ रहा है? नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल रिसोर्स, अलग अलग बेसिस पे हमने बांटा था। तो एक बेसिस होता है बांटने का, एक आधार होता है बांटने का। कैसे हम बांटेंगे? कोई तो लॉजिक होगा मेरे बांटने के पीछे। जैसे कि बस मैं थोड़ा सा बेसिक दे रहा हूँ, इसमें समझा रहा हूँ। जैसे कि मुझे एक क्लास में स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता करना है कि कौन अच्छा गाता है, कौन अच्छा पढ़ता है, कौन अच्छा दौड़ता है, कौन अच्छा पेंटिंग करता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो गाने के लिए मैं अलग कंपटीशन रखूँगा, पढ़ने के लिए मैं एग्ज़ाम ले लूँगा, दौड़ने के लिए मैं रनिंग कंपटीशन रख दूँगा। अलग अलग तरीक़ा से मुझे जज करना पड़ेगा, अलग अलग बेसिस से मुझे बांटना पड़ेगा। तो पता चलेगा कोई एक लड़का है जो इसमें जीता, कोई एक लड़की है इसमें जीती, फिर एक लड़का इसमें जीता। सबका अलग अलग फैसिलिटी है, सबका अलग अलग खासियत है, सॉरी, ठीक है। तो इसी तरह से इंडस्ट्री को भी हम लोग अलग अलग बेसिस पर बांटेंगे तो हमें अलग अलग टाइप्स मिलकर आते हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या है, पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, मतलब रॉ मटेरियल्स जो उसमें लगते हैं। तो रॉ मटेरियल्स के आधार पे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर। एक है एग्रो बेस्ड, दूसरा है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब उसके जो रॉ मटेरियल रहेंगे ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेंगे, तभी उसका नाम एग्रीकल्चर से शॉर्ट में पड़ गया एग्रो। एग्रीकल्चर मतलब खेती से आपको उत्पादन होता है। जैसे कि कॉटन, कॉटन आपको पता है, कॉटन मिलता है हम लोग को। वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, सब कुछ तो हम लोग को एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो इस आधार पे हमने इसको एक कैटेगरी में बांट दिया, बात खत्म। दूसरा है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड मतलब उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, वो हम लोग रॉ मटेरियल के आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? उसका रॉ मटेरियल कोई मिनरल्स होगा। तो जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन ओर से निकलता है, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब कोई ना कोई मिनरल से ही निकलता है। तो इस कैटेगरी में हमने इस ग्रुप को डाल दिया, ठीक है। इसमें देखिए पूछेगा क्या, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी बुक में इसके बारे में ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं किया है, सबके बारे में बस थोड़ा थोड़ा बता दिया। हाँ, जब हम लोग ये 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे ना, उसके बाद हम लोग को एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ना है। सारा नहीं पढ़ना है, डरिए नहीं, बहुत लंबा नहीं होगा, कुछ कुछ के बारे में ही बुक में दिया हुआ, जो दिया हुआ है 4-5 उसको ही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारा का बस नाम पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट में आएगा, ठीक है, कि मान लीजिए पूछ देगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग किन किन टाइप में बांटते हैं, तो आप लिखिएगा एग्रो और मिनरल, दोनों का एग्जाम्पल दीजिएगा, बात खत्म। आगे देखा जाए, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका रोल क्या है, रोल के आधार पर हम लोग फिर से 2 पार्ट में बांटते हैं, बेसिक या की इंडस्ट्री, दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्री। देखें इसमें क्या, बेसिक या की इंडस्ट्री जो होता है ना, उसमें आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स
to manufacture other goods, iron and steel, copper smelting, aluminum smelting, and consumer that goods for direct use by consumers। देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। एक कार की कंपनी है, ठीक है, कार तो बनेगा नहीं, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, ठीक है। एक कार की कंपनी है, ये आप शोरूम में गए, आपको कार खरीदना है, मान लीजिए सपोज़ कि 5 लाख में आपने ये कार को ख़रीद लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप गए वहाँ पर डायरेक्ट आपने देखा और वहाँ से आपने चेक दिया, खरीद के ले गए, डायरेक्ट कंज्यूमर से आपने लिया। ये कार कंपनी भी किसी कंपनी से सामान खरीदा होगा, इसने टायर इसने किसी रबड़ कंपनी से लिया होगा, लोहा जो आयरन है, जो स्टील का मटेरियल है, एल्युमिनियम जो जितने सारे मटेरियल है वो कहीं और से लिया होगा, अंदर का सीट होगा उसके लिए लेदर कहीं से लिया होगा, बाहर में कांच है उसके लिए ग्लास कहीं से लिया होगा। तो ये सब भी तो एक इंडस्ट्री है ना, टायर का एक अपना इंडस्ट्री है, लेदर का एक अपना इंडस्ट्री है, ग्लास का एक अपना इंडस्ट्री है। तो वैसे इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री को हेल्प करता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, वो हो जाएगा बेसिक इंडस्ट्री। और वो इंडस्ट्री जो डायरेक्ट कंज्यूमर को मिल जाता है वो हो जाएगा कंज्यूमर इंडस्ट्री। मतलब आप कोई कार के शोरूम में जाके कार लेते हैं तो कार का शोरूम क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इंडस्ट्री से, ठीक है। और लेकिन कार जहाँ से लेदर ला रहा है, जहाँ से रबड़ ला रहा है, रबर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, ये सब क्या कर रहा है, कार जैसे कार को बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो हो जाएगा बेसिक इंडस्ट्री। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब तो लगता है ना कोई सामान बनाने में, तो ये सब हो गया बेसिक। और शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस, ये तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं दुकान से उठा के ले जाते हैं, तो डायरेक्ट कंज्यूमर से हम लोग, कंज्यूमर वाला बात हो गया, कंज्यूमर मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, तो ये हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है। उसी तरह है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, मतलब कैपिटल मतलब होता है पूंजी, कितना पैसा लगा है। तो पूंजी अगर कम लगा है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पूंजी अगर ज़्यादा लगा है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसमें स्मॉल स्केल में क्या होता है, देखिए हर चीज़ स्मॉल स्केल पढ़िए और उसको आप अपोजिट कर दीजिए तो लार्ज स्केल का आंसर बन जाएगा। देखिए एक ट्रिक है बहुत सिंपल, स्मॉल स्केल में ना कम पूंजी लगता है तो लेस कैपिटल बोलेंगे, लेस इन्वेस्टमेंट होता है। दे डोंट हैव बिग मशीन्स फॉर प्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ा बड़ा मशीन नहीं रहता, कम पैसा में होता है, कम स्केल में काम होता है। दे रन विथ फीवर एम्प्लॉयज़, उसमें काम करने वाले लोग भी कम होते हैं। वेयर मोस्ट वर्क्स आर परफॉर्म बाय वर्कर, जिसमें ज़्यादातर काम लोग हाथ से ही करते हैं। इसको अपोजिट कर दीजिए, मतलब यहाँ लेस कैपिटल था तो यहाँ कर दीजिए मोर कैपिटल, तो हो जाएगा लार्ज स्केल। यहाँ पे डोंट हैव बिग मशीन है तो वहाँ डोंट को हटा दीजिए, सिर्फ कर दीजिए हैव बिग मशीन्स, बड़ा बिग मशीन होता है। रन विथ फीवर एम्प्लॉयज है ना, यहाँ लिखिए रन विथ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कर दिए, उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक ठो याद करना, उसको उल्टा कर देना है ना, अच्छा ट्रिक। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट, बेकरी, ये सब छोटा मोटा पैमाना पे बनता है। बड़े पैमाने पे क्या बनता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब जो कार, बाइक, ये सब जो होता है ना, और टैक्सी, ये सब ज़्यादा खर्चा वाला चीज़ है। ऑटोमोबाइल ज़्यादा पूंजी लगता है इसमें। आयरन एंड स्टील में जो करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट मतलब जैसे कि हाथ से बना हुआ बैग है, अलग अलग घर के सजाने वाली चीज़ें, ये सब कम खर्च में भी बन जाता है, लेकिन ये सब चीज़ों में ज़्यादा खर्च आता है। खर्च के आधार पर बोल रहे हैं, कैपिटल के आधार पर बांटे हैं ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। देखिए ओनरशिप से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर लाऊंगा, जिसमें हर रोज़ मैं इस पार्ट को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है आप लोग को, तो बेहतर ये होगा कि मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट्स के अराउंड में टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं सोचता हूँ कवर कर सकूँ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो सो डू लाइक द वीडियो, share it to your friends and subscribe to my channel Total English. Thank you so much. We'll meet again tomorrow.